हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और जैसा कि आप लोग उम्मीद है अच्छे होंगे, तो आज हम एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम जो है राज्य व्यवस्था से संबंधित जो मूलभूत उसकी अवधारणाएं हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और उनमें से सबसे पहले हम राज्य के बारे में समझेंगे, क्योंकि राज्य क्या होता है, इसका विकास कैसे हुआ, इसके अंग कौन कौन से हैं, तो इन सारी बातों का जो है इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राज्य क्या होता है। राज्य क्या है? तो राज्य के बारे में, जैसे कि आधुनिक समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राज्य को जो है एक संघ की इकाई जो होती है, तो उन इकाइयों को जो है राज्य के रूप में जानते हैं। जबकि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है राज्य एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसे हम देश के रूप में जानते हैं, उसे राज्य व्यवस्था में राज्य कहा जाता है। जैसे कि भारत है, भारत एक राष्ट्र राज्य है। अमेरिका है, अमेरिका एक राष्ट्र राज्य है। तो इस तरह से जो 206 कंट्री हैं पूरे विश्व में, वे 206 कंट्री जो है एक राज्य का निर्माण करती हैं। और राज्य किसे कहेंगे? तो राज्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य के पास अपनी एक जनसंख्या होनी चाहिए, उसका एक निश्चित भू क्षेत्र हो, और साथ ही जो है उसके पास एक संगठित सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। अगर ये चार तत्व किसी भी राज्य में उपलब्ध हों, तो उसे हम जो है एक राज्य राष्ट्र का दर्जा देते हैं, एक राष्ट्र राज्य का उसे दर्जा देते हैं, और उसे एक देश के रूप में मानते हैं। तो राज्य क्या है? राज्य के लिए चाहिए सबसे पहले जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरी क्या चीज चाहिए? तो दूसरी चाहिए सरकार, निश्चित भू क्षेत्र, निश्चित भू क्षेत्र, सॉरी दोस्तों, सबसे पहले निश्चित भू क्षेत्र होगा, फिर सरकार होगा। निश्चित भू क्षेत्र, फिर तीसरे नंबर पर होगी सरकार, और इसके बाद होगा संप्रभुता, जो कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, संप्रभुता। इसी से ये निश्चित होता है कि कोई राज्य अपने निर्णयों को लेकर कितना स्वतंत्र है, वह आंतरिक रूप से स्वतंत्र है या बाह्य रूप से भी स्वतंत्र है, ये हमें संप्रभुता से मालूम पड़ता है। अगर किसी देश में संप्रभुता नहीं है, तो वह एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश नहीं है। अब राज्य के बारे में अगर हम इसे एक परिभाषा के रूप में व्यक्त करें कि राज्य की परिभाषाओं के बारे में, तो राज्य की जो परिभाषा बनेगी वो ये होगी, कोई भी ऐसा समुदाय जो एक निश्चित भू क्षेत्र पर निवास करता हो, और निश्चित भू क्षेत्र पर निवास करता हो, और एक निश्चित जनसंख्या हो जो निश्चित भू क्षेत्र पर निवास करता हो, और उसकी एक संगठित सरकार हो जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों दोनों को लेने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसे हम जो है एक राज्य का दर्जा देते हैं। अब अगर हम इसकी परिभाषा को देखें, इसकी एक परिभाषा अगर देखें, तो वर्तमान में गार्नर महोदय एक हैं, गार्नर महोदय, इनकी परिभाषा वर्तमान में सबसे सटीक मानी जाती है, जिसके अंतर्गत इनका ये मानना था कि जो राज्य होता है वह जो है व्यक्तियों का ऐसा समुदाय होता है जो किसी निश्चित भू क्षेत्र पर जो है निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार होती है, और जो बाह्य आंतरिक तथा बाह्य निर्णयों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो, उसे राज्य कहते हैं। तो इसे जो है राज्य कहेंगे। तो राज्य की परिभाषा क्या होगी? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हम राज्य की परिभाषा के अंतर्गत वर्तमान में अगर देखें, तो राज्य ऐसा संगठन है, ऐसा संगठन है जिसका राज्य ऐसा संगठन है जो निश्चित निश्चित भू क्षेत्र होता है, निश्चित भू क्षेत्र होता है,
तथा एक संगठित सरकार होती है जो जो अपने आंतरिक व बाह्य निर्णयों को लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होती है और उस क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिक उसके आदेशों का पालन करते हैं। तो उसे हम राज्य कहेंगे। ठीक, राज्य एक ऐसा संगठन है जो जिसके पास एक निश्चित जनसंख्या होती है, जिसका एक संगठित सरकार होगा और एक निश्चित भू क्षेत्र होगा तथा जिसमें संप्रभुता, जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसे राज्य कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि राज्य का विकास कैसे। तो राज्य के विकास के क्रम को जब हम देखेंगे तो सबसे पहला जो राज्य बना उसे जो है पोलिस कहा जाता था, जो ग्रीक राज्य था। ग्रीक राज्यों में जो राज्य की अवधारणा आई उसे पोलिस कहा जाता था। और पोलिस या सिविटास। तो प्रारंभिक नाम राज्य का पोलिस या सिविटास है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो है नगर राज्य। नगर राज्य के बाद जो है स्टेट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ। और 14वीं शताब्दी में जो स्टेट शब्द है, स्टेट शब्द अंग्रेजी के स्टेटस से बना है, अंग्रेजी के स्टेटस शब्द से बना है। स्टेटस का अर्थ होता है स्तर। स्टेटस का अर्थ होता है स्तर। तो राज्य जो है वह अन्य संगठनों से जो है उच्च है। स्तर के आधार पर अगर देखा जाए तो राज्य जो है वो समाज में जितने भी सामाजिक संगठन होते हैं उन संगठनों से उच्च स्तर पर है। बाद में जो है 15वीं सदी में जो है मैकियावेली नाम का एक इटली का जो है राजनीति वैज्ञानिक था, जिसने सबसे पहली बार स्टेट शब्द का प्रयोग जो है अपनी पुस्तक प्रिंस में किया था। अपनी पुस्तक द प्रिंस में जो है स्टेट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। और इसका व्यवहार में जो है स्टेट शब्द का प्रयोग जो है सामने आया इंग्लैंड के रूप में। इंग्लैंड में जो है इसे व्यवहारिक रूप दिया गया स्टेट के रूप में। तो इस तरह से जो है राज्य का विकास हुआ है। पहले नगर राज्य से जो है समाज राज्य, फिर जो है राज्य, फिर राष्ट्र राज्य, और उसके बाद जो है ये स्टेट शब्द की उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि राज्य के अंग कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि राज्य में कौन सी चार चीज़ें मौजूद हों तो उसे राज्य कहा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि राज्य के अंग कौन कौन से हैं। अंग कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से अंग हैं राज्य के।
अंग जो है 4 अंग। पहला क्या है? पहला है जनसंख्या। जनसंख्या सबसे पहला अंग। तो किसी भी राज्य के लिए एक जनसंख्या का, मानव जनसंख्या का होना अति आवश्यक है। उसके बगैर जो उस राज्य का जो है निर्माण नहीं हो सकता है। दूसरी जरूरी चीज है जो है निश्चित भूक्षेत्र। तो एक निश्चित भूक्षेत्र होना चाहिए, एक निश्चित भूक्षेत्र। ऐसी जनसंख्या जो किसी निश्चित भूक्षेत्र पर निवास करती है और जिसका एक संगठित सरकार हो। तो सरकार तीसरा आवश्यक तत्व है सरकार। और चौथा श्रम प्रभुता। श्रम प्रभुता, ये 4 जो है राज्य के महत्वपूर्ण अंग हैं और ये अनिवार्य अंग है राज्य के। अगर इनमें से कोई भी तत्व जो है अनुपस्थित है या वैकल्पिक है तो वह एक राज्य की जो है परिभाषा को पूर्ण नहीं कर पाएगा। जैसे कि वर्तमान समय में हम देख लें तो जैसे कि तिब्बत है। तिब्बत के लोग जो है ज़्यादातर भारत के धर्मशाला में निवास कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश में। और उन लोगों का अपना एक सरकार है, उनकी एक जनसंख्या भी है, लेकिन उनके पास 2 चीज़ें नहीं है। एक तो उनके पास निश्चित भूक्षेत्र नहीं है और दूसरी संप्रभुता नहीं है। उनके पास सरकार है और जनसंख्या है, इसलिए वो राज्य की जो परिभाषा को पूरी नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, अगर हम भारत की आज़ादी के पहले जाएं तो भारत के पास 3 तत्व मौजूद थे। पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूक्षेत्र और तीसरी सरकार। ये 3 चीज़ें भारत में उपस्थित थीं 1947 के पहले, लेकिन भारत के पास संप्रभुता नहीं था। इसलिए उस समय भारत जो है एक राज्य नहीं बन पाया और 1947 के बाद से भारत एक देश के रूप में, एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जो कि अपने आंतरिक व बाह्य निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे कि जब कोई आंतरिक निर्णय होता है, जैसे हमें अनुच्छेद 370 हटाना हुआ भारत सरकार को, तो उसने किसी दूसरे देश से जो है उसके लिए राय मशवरा नहीं लिया। उसे लगा कि ये हमारा आंतरिक मामला है और 370 को जो है जम्मू कश्मीर से हटा दिया। इसी तरह से कोई अंतर्राष्ट्रीय मसला हो, जैसे कि NPT पर साइन करने की बात थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो परमाणु अप्रसार संधि के नाम से प्रसिद्ध है। 1967 में जब भारत से ये कहा गया कि आप इस संधि पर जो है हस्ताक्षर कर दीजिए, तो भारत ने जो है उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि भारत का ये मानना था कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है या परमाणु अप्रसार संधि है वो जो है भेदभावपूर्ण है। तो इस तरह से भारत अपने बाह्य निर्णयों को भी लेने के लिए स्वतंत्र है। ये चीज़ जो है दर्शाती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय दोनों के लिए स्वतंत्र है। ठीक, तो ये आज जो है राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा किया। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।